जीत आपकी। शिव खेरा। इससे पहले अध्यायों में मैं आपको बता चुका हूँ नज़रिए का महत्व, जो कि हमारा पहला अध्याय था। इसमें मैं आपको अध्याय दूसरा बताऊंगा, सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें। अगर अब तक आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज बैक करके आप प्लेलिस्ट पे जाके सारी ऑडियो को सुन सकते हैं। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नज़रिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या असफलता उसी से तय होती है। हम बचपन में जो भी नज़रिया अपनाते हैं वो उम्र भर हमारे साथ रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि बचपन में हमारे लिए सकारात्मक नज़रिया बनाना बेहद आसान होता है। अगर पैदाइशी मिजाज और बचपन के तजर्बे के मेल से आपका नज़रिया सकारात्मक बन गया है तो हम वाकई खुशकिस्मत हैं। लेकिन जानबूझकर या हालात की वजह से हमारा नज़रिया नकारात्मक बन गया हो तो क्या हम उससे चिपक के रहेंगे? कतई नहीं। क्या इसे बदला जा सकता है? हाँ। क्या ऐसा करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। क्या यह करने लायक है? यकीनन। हम सकारात्मक नज़रिया कैसे बना और बरकरार रख सकते हैं, इसके लिए हम आपको 3 पॉइंट बताते हैं। पहला, सकारात्मक नज़रिया बनाने के असूलों से वाकिफ होना होगा। दूसरा, सकारात्मक नज़रिया कायम रखने की इच्छा पैदा करनी होगी। तीसरा, इन असूलों को अमल में लाने के लिए अनुशासित यानी कि डिसिप्लिन्ड तथा निष्ठ यानी कि डेडिकेटेड होना होगा। हमें जैसा भी माहौल, शिक्षा और तजुर्बा मिला हो, पर बड़े होने के बाद हमारे नज़रिए के लिए कौन जिम्मेदार है? खुद हम। हमें अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। कुछ लोग किसी गलती के लिए खुद को छोड़कर बाकी सभी को दोषी ठहराते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हर सुबह हम अपना नज़रिया खुद चुनें। नकारात्मक नज़रिए वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर माँ बाप, शिक्षक, जीवन साथी, बॉस, सितारों, तकदीर, आर्थिक स्थिति और सरकार यानी पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। हमको अपने बीते दिनों से आज़ाद होना होगा। हमें अपनी शख्सियत पर जमी धूल को झाड़कर मुख्य धारा में शामिल होना होगा। हमें अपने सपनों की हर मुकम्मल तस्वीर बनाकर आगे बढ़ना होगा। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई से जुड़ी चीज़ों के बारे में सोचने से हमारी सोच सकारात्मक हो जाएगी। अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नज़रिया बदलने के 8 कदम, 8 स्टेप टू एटीट्यूड चेंज। अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो हमको सावधानी पूर्वक ये कदम उठाने पड़ेंगे। पहला कदम, अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। स्टेप फर्स्ट, चेंज फोकस, लुक द पॉजिटिव। हमें अच्छी चीज़ों का खोजी बनना पड़ेगा। हमें ज़िंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना होगा। हम में से ज़्यादातर लोगों को अपनी ही सोच का माहौल इस ढंग से डाल देता है कि हम गलतियां और कमियों को ढूंढने के आदी हो चुके होते हैं और इसीलिए तस्वीर का अच्छा पहलू हमेशा अनदेखा रह जाता है। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। सोने की तलाश में, लुक फॉर द गोल्ड। एंड्रू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। करोड़ों रुपए इस जमाने में भी बहुत होते हैं, लेकिन सन 1920 के आसपास तो उनकी बहुत ज़्यादा कीमत थी। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफ़ी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। हमको 1 तोला सोना खोद निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर ना दिखाई दे रही हो। ऐसी हालत में हमें उसे गहराई से जाकर तलाशना होगा। हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना? अगर हम किसी इंसान या किसी चीज़
में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेरों कमियां दिखाई देंगी, लेकिन हमें किस चीज़ की तलाश है, सोने की या मिट्टी की? कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देंगे। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिनकी उन्हें तलाश होती है। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। सम पीपल विल ऑलवेज लुक फॉर द नेगेटिव। नकारात्मक नजरिए वाले लोग हमेशा नुक्स निकालते हैं। नेगेटिव पीपल विल ऑलवेज क्रिटिसाइज। कुछ लोग हर चीज में नुक्स निकालते हैं। कोई काम भले ही बहुत अच्छी तरह किया गया हो, पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों ने नुक्स निकालने को ही अपना पेशा बना लिया है। वे पेशेवर आलोचक हैं। वे इस तरह नुक्ताचीनी करते हैं जैसे कि उन्हें इसके लिए किसी प्रतियोगिता में इनाम मिलने वाला हो। वे हर एक इंसान में और हर एक हालत में कोई ना कोई नुक्स ढूंढ ही निकालेंगे। हमें ऐसे लोग हर दफ्तर और हर परिवार में मिल जाएंगे। वे चारों ओर कमियां ढूंढते और यह बताते फिरते हैं कि चीजें कितनी बुरी हैं। वे अपनी समस्याओं के लिए पूरी दुनिया को दोषी मानते हैं। ये लोग दूसरों के जोश पर पानी फेर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक नाम है। ये लोग ताकत को चूसने वाले कहलाते हैं। ऐसे लोग कैफेटेरिया में जाकर 20 कप चाय पिएंगे, सिगरेट के लंबे लंबे कस खींचेंगे और सब करने का उनके पास एक केवल बहाना रहता है कि वे अपना तनाव दूर कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ऐसा करके वे खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव और बढ़ा देते हैं। वे प्लेग की बीमारी की तरह हर तरफ मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसके नतीजे बुरे या गलत हों। रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीम बोट के आविष्कार की हडसन नदी के किनारे उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए जमा हुई भीड़ में कुछ निराशावादी और सक्की मिजाज के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने मजाकिया लिहाजे में बोला कि यह बोट कभी चालू ही नहीं होगी। जब बोट चालू होकर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि वह चालू नहीं होगी, वही लोग फौरन चिल्लाने लगे कि बोट अब कभी नहीं रुकेगी। यह भी क्या नजरिया है। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक शिकारी ने चिड़िया को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को यह काबिले गौर चीज दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बतख का शिकार दिखाने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बतखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या उसने कुत्ते में कोई खास बात देखी। दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसमें एक खास बात देखी, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? निराशावादी लोगों के ये लक्षण होते हैं। अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को ही देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? निराशावादी लोगों के लक्षण होते हैं। जैसे पहला, जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती तो वे नाखुश रहते हैं। अगला, जब कुछ अच्छा लगता है तो वह ये सोचकर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद उन्हें फिर से बदतर महसूस करना होगा। अगला, उनकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त शिकायतें काउंटरों पर बीतता है। अगला, हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। अगला, वे जिंदगी के आईने में हमेशा दरारें तलाशते हैं। अगला, यह सुन लेने पर कि किसी और जगह की तुलना में बिस्तर पर ज्यादा लोगों की मौत होती है, वे बिस्तर पर सोना ही छोड़ देते हैं। अगला, वे इस आदेश की वजह से अपनी सेहत का मजा नहीं ले पाते कि कल वे बीमार पड़ सकते हैं। अगला, वे बदतर नतीजों के बारे में सोचते भर भी नहीं, बल्कि हर घटना को बदतर बना भी देते हैं।
अगला, वे चांद में केवल धब्बे ही देखते हैं। अगला, वे मानते हैं कि सूरज केवल परछाइयाँ पैदा करने के लिए चमकता है। अगला, वे सहूलियतों को भूलकर केवल अपनी दिक्कतें गिनाते हैं। अगला, वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कि कोई खतरा क्यों उठाया जाए। चेतावनी, अच्छे पहलू पर ध्यान देने का यह मतलब नहीं कि कमियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। आशावादी बनिए, बी एन ऑप्टिमिस्ट। कोई आदमी आशावादी कैसे बन सकता है? नीचे लिखी लाइनों में यह बात बहुत अच्छी तरह बताई गई है। इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भंग ना कर सके। हर मिलने वाले आदमी से सेहत, खुशी, समृद्धि के बारे में बात करें। अपने सभी दोस्तों को एहसास कराएं कि हम उनकी खूबियों और मजबूतियों की कदर करते हैं। हर चीज़ के केवल अच्छे पहलू को देखें। केवल अच्छी से अच्छी बातें सोचें। केवल अच्छे से अच्छे नतीजों के लिए काम करें और केवल अच्छे से अच्छे नतीजे की उम्मीद करें। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिनों में ज़्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। हर आदमी का मुस्कुरा कर स्वागत करें। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए आपके पास वक्त ही ना बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू ना सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। दूसरा कदम, हर काम फौरन करने की आदत डालें। स्टेप 2, मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया। कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया, कुछ ना कर हार कर। जेम्स एल्बरी। हम सभी जिंदगी में कभी ना कभी टाल मटोल करते हैं। मैंने भी ऐसा किया है, जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टाल मटोल की आदत की वजह से ही हमारा नज़रिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को ना करने के लिए की जाने वाली टाल मटोल की वजह से होती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है और हमारा हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही ख़त्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीना और हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, When I become a big boy। यह वैसी ही बात है जैसे कि कोई छोटा बच्चा कहता है मैं बड़ा होने पर फलाना काम करूंगा जिससे मुझे खुशी मिलेगी। जब वह बड़ा हो जाता है तो कहता है मैं खुशियाँ पाने के लिए फला काम कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद करूँगा। जब वह कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर लेता है तो कहता है कि उसे खुशियाँ पहली नौकरी हासिल करने पर मिलेगी। पहली नौकरी मिलने के बाद वह कहता है कि उसे खुशियाँ शादी हो जाने के बाद मिलेगी। शादी हो जाने पर वह कहता है कि उसे खुशियाँ तब मिलेंगी जब उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जाने लगेंगे। जब उसके बच्चे स्कूली पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वह कहता है कि खुशियाँ रिटायर होने के बाद मिलेंगी। और रिटायर होने के बाद वह क्या देखता है कि देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर चुकी है। कुछ लोग अपनी टाल मटोल की आदतों को भारी भरकम शब्दों की आड़ में छिपाते हैं। वे कहते हैं मैं बारीकी से सोच रहा हूँ और 6 महीने बाद भी वे सोच ही रहे होते हैं। वे यह नहीं समझते कि दरअसल उन्हें एक बीमारी है जिसे बारीकी से सोचने का लकवा कहते हैं। इस वजह से वे कभी सफल नहीं हो पाते। टाल मटोल करने वालों की एक और नस्ल होती है। ये लोग कहते हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ, न केवल 1 महीना बल्कि 6 महीने बाद भी वो तैयारी ही कर रहे होते हैं। यह लोग कभी भी नहीं समझ पाते कि उन्हें बहानेबाजी की बीमारी है। वे लगातार बहाने बनाते रहते हैं। अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वर्तमान में जिएं, लिव इन द प्रेजेंट। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। हम किसी भी दर्शन में विश्वास करते हों, पर हमें जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। दांव पर इतनी कीमती चीज लगी होती है कि आप जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। दांव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है। हम कहाँ हैं और किस दौर में हैं? जवाब है कि इसी दौर में हैं और यहीं हैं।
इसीलिए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें। इसका यह मतलब नहीं कि हमें भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की ही ज़रूरत है। और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं। क्या हम मानते हैं? अगर हम अपने नज़रिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टाल मटोल की आदतें छोड़ो और तुरंत काम करो पर अमल करना सीखें। जिंदगी में सबसे दुख भरे शब्द हैं। पहला, ऐसा हो सकता था। दूसरा, मुझे ऐसा करना चाहिए था। तीसरा, मैं यह कर सकता था। चौथा, काश मैंने यह किया होता। पांचवा, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो यह काम हो सकता था। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर ना टालें। मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वाले के मन में भी टाल मटोल करने की इच्छा जरूर पैदा होती होगी, पर उन्होंने उसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। लोग जब कहते हैं मैं यह काम किसी और दिन करूँगा, तो इस बात को तय मान लीजिए कि वह उस काम को कभी नहीं करेंगे। कुछ लोग इस बात का इंतज़ार करते रहते हैं कि उनके घर से निकलने से पहले सारी लाल बत्तियां हरा सिग्नल देने लगें, पर ऐसा कभी नहीं होता। वे शुरुआत करने से पहले ही नाकामयाब हो जाते हैं। यह दुखद स्थिति है। टामाटोल करना बंद करें। यह हमें बहानेबाजी करने की आदतों को इसी समय अलविदा कह देना चाहिए। टामाटोल करना बंद करें। क्या हमें बहानेबाजी करने की आदतों को इसी समय अलविदा नहीं कर देना चाहिए? तीसरा कदम, एहसान मानने का नज़रिया बनाएं। थर्ड स्टेप, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अपनी दिक्कतों के बारे में सोचने के बजाय अपनी सहूलियतों के बारे में सोचें। अपने इर्द गिर्द के फूलों की खुशबू सूंघने के लिए वक्त निकालें। आप कई बार सुनते होंगे कोई आदमी दुर्घटना की वजह से अंधा या अपाहिज हो गया, लेकिन उसे हर्जाने के तौर पर लाखों रुपए मिल गए। हम में से कितने लोग ऐसे आदमी की जगह लेना चाहेंगे? ऐसा चाहने वाले शायद ही कोई होगा। हम शिकायतें करने के इतने आदी हो गए हैं कि उन चीज़ों की ओर हमारी नज़र ही नहीं जाती जो हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं जब कहता हूँ कि अपनी दिक्कतों के बजाय सहूलियतों पर गौर करें, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें असंतुष्ट हो जाना चाहिए। एहसानमंद होने का नज़रिए का मतलब असंतुष्टि नहीं है। यदि मेरी बातों से आपको असंतुष्ट हो जाने का संदेश मिला है, तो मैं अपनी बात को ना समझा पाने के लिए दोषी हूँ, और आप दोषी हैं अपना मनपसंद मतलब निकालने के लिए। लोग इसी बात का मनचाहा मतलब कैसे निकालते हैं? लोग किसी बात का मनचाहा मतलब कैसे निकालते हैं, यह बताने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक डॉक्टर को शराबियों के एक समूह को संबोधित करने के लिए मेहमान वक्ता के रूप में बुलाया गया। वह उनके सामने कोई ऐसा नमूना पेश करना चाहता था जिससे उन्हें यह एहसास हो कि शराब पीना सेहत के लिए नुकसानदायी होता है। उसने 2 कांच के बर्तन लिए, एक में साफ पानी भरा और दूसरे में शराब भरी। उसने साफ पानी में एक केचुआ डाला। वह आसानी से तैरता हुआ पानी के ऊपर आ गया। फिर उसने एक केचुआ शराब में डाला और वही सबकी आंखों के आगे टुकड़े टुकड़े हो गया। वह यह साबित करना चाहता था कि शरीर के अंदर शराब का ऐसा ही असर होता है। नमूना पेश करने के बाद उसने शराबियों के समूह से पूछा कि उन्हें इनसे क्या सीख मिली। उसका सवाल सुनकर पीछे बैठे एक शराबी ने जवाब दिया, इसका मतलब यह है कि शराब पीने से हमारे पेट के कीड़े नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि शराब पीने से हमारे पेट में कीड़े नहीं होंगे। क्या उस कहानी का यही संदेश था? बिल्कुल नहीं। किसी बात का मनचाहा मतलब ऐसे ही निकाला जाता है। हम वह नहीं सुनते जो हमें सुनाया जाता है, बल्कि वह सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हमें मिली बहुत सारी नियमतें छिपे हुए खजाने की तरह हैं। हमें अपनी आदतों के बारे में नहीं, बल्कि अपनी नियमतों के बारे में सोचना चाहिए। चौथा कदम, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाएं।
स्टेप 4, गेट इनटू अ कॉन्शियस एजुकेशन प्रोग्राम। आइए पहले हम अपनी कुछ गलतफहमियों को दूर करें। आमतौर पर माना जाता है कि हम स्कूल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करते हैं। कई देशों में आयोजित की जाने वाली सेमिनारों में मैं अपने श्रोताओं से यह सवाल अक्सर पूछता हूँ, क्या हम स्कूल कॉलेज में वास्तव में शिक्षा हासिल करते हैं? इस बात पर आमतौर पर सहमति है कि वहाँ शिक्षा कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं और ज़्यादातर लोग उससे वंचित रह जाते हैं। मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें। हमें स्कूल कॉलेजों में ढेर सारी सूचनाएं हासिल होती हैं। शिक्षित होने के लिए सूचनाएं भी ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ ही हमें शिक्षा का सही मायने भी समझने चाहिए। बौद्धिक शिक्षा हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। यदि शिक्षा मन को ट्रेनिंग नहीं देती तो वह खतरनाक हो सकती है। अगर हम अपने दफ्तर, घर और समाज में लोगों के चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें उन्हें एक स्तर तक नैतिक शिक्षा देनी ही होगी। ईमानदारी, दया, साहस, दृढ़ता और जिम्मेदारी जैसी बुनियादी गुण विकसित करने वाली शिक्षा बेहद जरूरी है। हमें ज़्यादा अक्षर शिक्षा की ज़रूरत नहीं, बल्कि चरित्र बनाने वाली शिक्षा की है। नैतिक स्तर पर शिक्षित आदमी जिंदगी में उस आदमी की तुलना में ज़्यादा कामयाबी और तरक्की हासिल कर सकता है जिसे ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिली हो, पर जिसके पास नैतिकता की पूंजी बिल्कुल ना हो। अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नैतिकता विहीन शिक्षा, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज़। विश्वविद्यालय के युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं, क्योंकि हम युवकों को नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे हैं जिनकी उन्हें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा तलाश है। असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। एक अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी से सामान ही चुराएगा, पर पढ़ा लिखा चोर तो रेल की पूरी पटरी ही उड़ा ले जाएगा। हमें ग्रेड नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमानता हासिल करने के लिए होड़ करनी चाहिए। तथ्यों को जानने से ज्ञान हासिल होता है और उसका सरलीकरण करने से समझदारी प्राप्त होती है। कोई आदमी अच्छा ग्रेड और ऊंची डिग्री हासिल करने के बावजूद अशिक्षित रह सकता है। ज्यादा सीखे बिना भी अच्छे ग्रेड और डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन सबसे अहम बात, कोई सीख सकता है तो वह यह है कि सीखने के सही तरीके को सीखें। लर्न टू लर्न। लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को गलती से शिक्षा समझ लेते हैं। बिना मूल्यों के दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत पैदा करती है। मैं आशा करता हूं कि अब तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। ज्ञान शक्ति नहीं है। नॉलेज इज नॉट पावर। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह असलियत नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनाने की क्षमता है और यह तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक इंसान पढ़ना नहीं जानता, दूसरा पढ़ना जानते हुए भी नहीं पढ़ता है। दोनों में क्या फर्क है? ब्रेन फ्रैंकलिन के मुताबिक कोई खास फर्क नहीं है। सीखने और खाने में काफी समानता है। अहम बात यह नहीं होती कि हमने कितना खाया, बल्कि यह होती है कि हमने कितना पचाया है। सच यह है कि ज्ञान में शक्ति छिपी होती है, पर असली शक्ति बुद्धिमत्ता है। शिक्षा के कई रूप होते हैं। इसका मतलब केवल ग्रेड और डिग्री हासिल करना नहीं होता है। शिक्षा के दायरे में ये सारी चीजें शामिल हैं। पहला, अपनी शक्ति को बढ़ाना। दूसरा, आत्म अनुशासन सीखना। तीसरा, दूसरों की बातें ध्यान से सुनना। चौथा, सीखने की गहरी इच्छा होना। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होता है। उसका तेज या मंद होना इस पर निर्भर होता है हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है तो अज्ञानी बनकर देखो। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जरूरी नहीं कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। एजुकेशन डज नॉट मीन गुड जजमेंट।
एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वह अखबार नहीं पढ़ता था, ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो नहीं सुनता था और आंखें कमजोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविजन भी नहीं देखा था। इसके बावजूद वह काफ़ी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नाफे में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज़्यादा आलू खरीदना शुरू किया, साथ ही पहले वाले चूल्हे से और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा पिता का हाथ बांटने के लिए चला आया। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी, क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार बनने वाले हैं? पिता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे इसके बारे में बताओ। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं। घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज जाकर आ चुका है, अखबार पढ़ता है और रेडियो सुनता है, इसलिए उसकी राय को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन से उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्द ही उसकी दुकान पर आने वालों की तादाद घटने लगी और उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही सचेत कर दिया। अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे ये नतीजे निकलते हैं। पहला, हम अपनी सोच के मुताबिक खुद को असंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियां कर देते हैं। दूसरी, कई बार हम बुद्धिमत्ता को अच्छा फैसला मानने की गलती भी कर बैठते हैं। तीसरा, एक इंसान ज़्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद गलत फैसला कर सकता है। चौथा, अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अमल अपने ही फैसले पर करिए। पांचवा, अगर किसी इंसान में आगे दी हुई 5 खूबियां हों तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना कामयाब हो सकता है। कुछ पॉइंट्स जैसे चरित्र, कैरेक्टर, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, दृढ़ विश्वास, कन्विक्शन, तहजीब और साहस यानी कि करेज। पॉइंट छठा, कई लोग ज़्यादा ज्ञानी हैं, उन्हें चलता फिरता विश्वकोश माना जा सकता है, पर दुख की बात यह है कि इसके बावजूद वे नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल होते हैं। समझदारी का मतलब किसी हुनर को तेजी से सीखना है। हुनर एक योग्यता है। क्षमता में योग्यता और सीखे गए हुनर को अमल में लाने की इच्छा, ये दोनों बातें शामिल होती हैं। इच्छा वह नज़रिया है जो किसी हुनरमंद इंसान को क्षमतावान बनाता है। बहुत से लोग हुनरमंद तो होते हैं लेकिन सामर्थ्यवान नहीं होता, क्योंकि सही नज़रिए के बिना काबिलियत व्यर्थ है। यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी ज्ञान देना और चरित्र निर्माण होता है, ना कि व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा देना। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शिक्षित होने का मतलब क्या है? What does it mean to be educated? हमें शिक्षित किसे मानना चाहिए? Whom then do I call educated? पहले वे जो रोज़ाना अपने हालात का सामना सही ढंग से करते हैं और वे जो हालात का सामना होने पर सही निर्णय लेने और सही कदम उठाने में शायद भी कभी चूकते हो। दूसरे वे जो दूसरों के साथ व्यवहार में बड़प्पन दिखाते हैं, दूसरों के अप्रिय व्यवहार और बातों का बुरा नहीं मानते और अपने सहयोगियों के साथ उतने भले होते हैं जितना कि एक इंसान हो सकता है। और आगे वे जो अपनी खुशियों पर काबू रखते हैं और कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और कठिन परिस्थितियों का मुकाबला एक बहादुर इंसान की तरह करते हैं, जो इंसानी फितरत है। और सबसे बड़ी बात कि वे लोग जो सफलता मिलने पर बिगड़ते नहीं, जो अपनी असलियत से मुंह नहीं मोड़ते,
साथ ही बुद्धिमान और धीर गंभीर व्यक्ति की तरह दृढ़ता से जमीन पर पैर जमाए रखते हैं। तुक्के से मिली अच्छी चीजों पर खुश होने के बजाय जन्म से मिली काबिलियत और बुद्धि से प्राप्त कामयाबियों पर खुश होते हैं। खुश होने की ऐसी प्रवृत्ति उनकी बचपन से ही होती है। जिन लोगों के चरित्र में इनमें से एक दो नहीं बल्कि सारे गुण हैं, जिन्होंने ये सभी बातें सीखी हैं, वे ही सर्वगुण संपन्न सच्चे अर्थों में शिक्षित हैं। थोड़े में कहें तो वे पढ़े लिखे वे लोग हैं जो किन्हीं भी हालात में साहस और अक्लमंदी से काम करना तय करते हैं। अगर कोई मूर्खता की बजाय समझदारी, बुराई के बजाय अच्छाई और असभ्यता के बजाय सद्गुण को चुनता है तो ऐसे आदमी के पास स्कूली डिग्री ना होने के बावजूद उसे शिक्षित माना जाना चाहिए। अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुमुखी शिक्षा क्या है? व्हाट इज अ बोर्ड बेस्ड एजुकेशन? एक जंगल में कुछ जानवरों ने स्कूल शुरू करने का फैसला किया। छात्रों में एक चिड़िया, एक गिलहरी, एक मछली, एक कुत्ता, एक खरगोश और दिमागी तौर पर कमजोर ईल मछली शामिल थी। पाठ्यक्रम तय करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। बोर्ड ने तय किया कि छात्रों को बहुमुखी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना एवं बिल खोदना सिखाया जाएगा। हर जानवर को सभी तामील हासिल करने की पाबंदी थी। चिड़िया उड़ान भरने में माहिर थी। उसने इस विषय में ए ग्रेड हासिल किया। लेकिन जब बिल खोदने की बारी आई तो वह अपनी चोंच और पंख दोनों तोड़ बैठी और असफल साबित होने लगी। इस नाकामयाबी का असर उस पर ऐसा पड़ा कि जल्दी ही उसने उड़ान भरने में भी सी ग्रेड मिलने लगा। पेड़ पर चढ़ने और तैरने में तो फेल हो ही गई। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में काफी कुशल थी, लेकिन वह तैरने में असफल हुई। मछली सबसे अच्छी तैराक थी, लेकिन वह पानी के बाहर निकल ही नहीं सकती थी, इसलिए बाकी सभी विषयों में फेल हो गई। कुत्ता स्कूल गया ही नहीं। उसने फीस भी जमा नहीं की और प्रबंधकों से इस बात को लेकर झगड़ाता रहा कि पाठ्यक्रम में भौंकना भी शामिल किया जाए। खरगोश को बिल खोदने में ए ग्रेड मिला, लेकिन उसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या थी। वे बार बार असफल होता रहा और एक दिन जमीन पर इस प्रकार बुरी तरह गिरा कि उसे ब्रेन डैमेज हो गया। वह बच तो गया, लेकिन उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि उसे बिल खोदने में भी दिक्कत होने लगी और उसे इस विषय में भी सी ग्रेड मिलने लगा। आखिरकार दिमागी तौर पर बीमार इल को, जिसने हर काम आधा अधूरा ढंग से किया था, कक्षा में सबसे उत्तम छात्र घोषित कर दिया गया। बोर्ड खुश था कि हर छात्र को बहुमुखी शिक्षा मिल रही थी। सही मायने में बहुमुखी शिक्षा छात्रों को जिंदगी के लिए इस ढंग से तैयार करती है कि उनमें मौजूद किसी क्षेत्र विषय से संबंधित योग्यता और क्षमता भी बरकरार रहे। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। कुदरत ने हम सभी को कुछ खास क्षमताएं दी हैं। वी आर ऑल गिफ्टेड विद सम स्ट्रेंथ्स। हमिंग बर्ड का वजन एक तोला के 10वें हिस्से के बराबर होता है। वजन इतना कम होने की वजह से ही वह काफी मुश्किल किस्म की कलाबाजियां भी कर सकती है। वह अपने पंखों को केवल 75 सेकंड में 75 बार फड़फड़ा सकती है। अपनी इस खूबी की वजह से हमिंग बर्ड उड़ान भरते समय तरह तरह के फूलों का मधु पी सकती है, पर वह हवा में ऊंची उड़ान भरने, तैरने और छलांग मारने में असफल होती है। दूसरी ओर शुतुरमुर्ग का वजन लगभग 300 पाउंड होता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा पंछी है, पर उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वह 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 12-15 फीट लंबे कदम भर सकता है। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अज्ञानता यानी कि इग्नोरेंस। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा ना होना। जानकारी का भ्रम होना शिक्षा नहीं बल्कि अज्ञानता है। बेवकूफ
लोगों के पास एक अजीब तरीके का आत्मविश्वास होता है जो सिर्फ अज्ञानता से ही आता है। अज्ञानी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अज्ञानता को अपना करियर बना लेना यकीनन बेवकूफ़ी है। कुछ लोग अज्ञान जमा कर लेते हैं और फिर उसी को शिक्षा मानने की भूल कर बैठते हैं। अज्ञानता वरदान नहीं है, यह तो अभाव, दुख, गरीबी और बीमारी का दूसरा नाम है। अगर अज्ञानता कोई नियमित है तो ज़्यादातर लोग खुश क्यों नहीं हैं? अगर थोड़ा ज्ञान होना खतरनाक है तो बहुत सी अज्ञानता छोटापन, डर, कट्टरपन, अहंकार और पक्षपात की तरफ ले जाता है। समझदारी अज्ञानता के अहंकार को मिटाने को कहते हैं। हम सूचना युग में जी रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सूचना की मात्रा हर साल दुगनी होती जा रही है। सूचनाओं की इतनी सरलता से उपलब्ध होने के कारण इन दिनों अज्ञानता को मिटाना आसान है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमें जरूरी चीजों के अलावा बाकी हर चीज सिखाई जाती है। हमें लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, पर ऐसी बौद्धिक शिक्षा किस काम की जो इंसान को एक दूसरे की इज्जत करना और हमदर्दी से पेश आना ना सिखाए। हमारे स्कूल ज्ञान के झरने हैं। कुछ छात्र वहां अपनी प्यास मिटाने, कुछ चुस्की भरने और कुछ केवल कुल्ला करने जाते हैं। अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। व्यवहारिक समझ यानी कि कॉमन सेंस। हमने 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जन्म लिया है। हमारे पास छू, चख, देख, सूंघ और सुनकर महसूस करने की क्षमता है। पर सफल लोगों के पास एक छठी इंद्रिय भी होती है जिसे व्यवहारिक समझ कहते हैं। चीजों को उनको वास्तविक रूप में देखना और उनसे संबंधित कार्यवाही को सही ढंग से करने की क्षमता ही व्यवहारिक समझ है। यदि आदमी में व्यवहारिक समझ ना हो तो शिक्षा और ज्ञान व्यर्थ चले जाते हैं। शिक्षा के बिना भी व्यवहारिक बुद्धि हासिल की जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि के बिना अच्छी से अच्छी शिक्षा भी किसी काम की नहीं। भरपूर व्यवहारिक बुद्धि का होना ही बुद्धिमत्ता कहलाता है। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो, शार्पन योर एक्स। जॉन नाम का एक लकड़हारा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे कभी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी ने बिल नाम के एक और लकड़हारे को भी नौकरी पर रखा और उसे साल भर में ही तरक्की मिल गई। जॉन ने बिल को 1 साल के अंदर ही तरक्की दिए जाने का विरोध किया और इस बारे में बात करने के लिए अपने बॉस के पास गया। उसके बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने कि 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजे को देखा जाता है। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगो तो हमें तुम्हारा वेतन बढ़ाकर खुशी होगी। जॉन वापस लौट आया। उसके बाद वह अधिक मेहनत से और ज्यादा देर पेड़ काटने लगा। उसके बावजूद वह ज्यादा पेड़ नहीं काट सका। उसने अपनी यह परेशानी बॉस को बताई। बॉस ने बिल से बात करने का सुझाव दिया। उसने कहा, शायद बिल को कुछ मालूम है जो मैं और तुम नहीं जानते। जॉन ने बिल से पूछा कि वह ज्यादा पेड़ कैसे काट लेता है। बिल ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए काम रोक देता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिर बार कब तेज की थी? पिछली शिक्षा और गौरव का ज़्यादा महत्व नहीं होता। हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार लगातार तेज करनी होगी। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब अस। अपने दिमाग को खुराक दीजिए, फीड योर माइंड। जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज अच्छा खाने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क को भी रोज अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इस वाक्य में सबसे अहम शब्द अच्छा खाना और अच्छे विचार हैं। अगर हम अपने शरीर को रोज सड़े गले खाने और दिमाग में बुरे विचारों की खुराक दें तो हमारा शरीर और दिमाग बीमार पड़ जाएंगे। सही पटरी पर बने रहने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को शुद्ध और सकारात्मक खुराक देनी होगी। अभी आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। धन्यवाद। शिक्षा एक खजाना है। एजुकेशन इज अ रीसर्वाइवर। लगातार सकारात्मक शिक्षा प्राप्त करने से सकारात्मक विचार जन्म लेते हैं।
सकारात्मक सोच वाले लोग उन खिलाड़ियों की तरह होते हैं जो लगातार अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करके अपने अंदर ताकत यानी स्टैमिना का एक भंडार जमा कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल वे मुकाबले के वक्त करते हैं। बिना अभ्यास के जब भंडार ही नहीं रहेगा तो वे भरोसा किस पर करेंगे। इसी तरह अच्छी सोच वाले लोग अपने दिमाग को रोज शुद्ध, शक्तिशाली और सकारात्मक विचारों की खुराक देकर अपने अंदर उम्मीदों से भरे नजरिए का एक सुरक्षित भंडार जमा कर लेते हैं। वे इस बात को समझते हैं कि हम सभी को बुराई और नकारात्मक विचारों से सामना होगा। अगर हमारे पास अच्छे विचारों का एक सुरक्षित भंडार होगा तो हम उन नकारात्मक विचारों पर जीत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, वरना वे हम पर हावी हो जाएंगे। अच्छी सोच वाले लोग मूर्ख नहीं होते। वे आंखों पर पट्टी बांधकर जिंदगी नहीं बिताते। वे जिंदगी में जीत हासिल करने वाले ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी सीमाएं मालूम होती हैं, पर वे अपनी मजबूतियों पर ध्यान देते हैं। दूसरी तरफ हारने वालों को अपनी मजबूतियों का एहसास होता है, पर उनका सारा ध्यान अपनी कमजोरियों पर टिका रहता है। 5वां कदम, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण कीजिए। स्टेप 5, बिल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नजरिया है। जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम बेहतर काम करते हैं। घर और दफ्तर में हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। दुनिया हमें ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। इसकी वजह क्या हो सकती है? वह यह है कि हमारी भावनाओं और व्यवहार में सीधा रिश्ता होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ या बात के बारे में जैसा महसूस करेंगे वैसा ही उसके प्रति व्यवहार करेंगे। अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वाभिमान कैसे विकसित करें? हाउ डू वी बिल्ड पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम? अगर हम अच्छा स्वाभिमान जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम कुछ काम ऐसे लोगों की मदद के लिए करें जो उसका बदला ना तो पैसे से ना ही कुछ और देकर चुका सकें। कुछ साल पहले मैंने कैदियों को नज़रिया और आत्मसम्मान विकसित करने के तरीके सिखाने का एक कार्यक्रम चला रहा था। उस दौरान मैंने कुछ हफ्तों में ही इतना कुछ सीखा जितना कि मैं सालों में नहीं सीख सका था। 2 सप्ताह तक मेरे कार्यक्रम में भाग लेने के बाद एक कैदी ने मुझे रोककर कहा, शिव, मैं कुछ ही हफ्तों में जेल से रिहा होने वाला हूँ। मैंने उससे पूछा कि उसने नज़रिया बनाओ कार्यक्रम से क्या सीखा। वह कुछ देर सोचता रहा। उसके बाद उसने कहा कि वह अब अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहा है। मैंने कहा, मेरे लिए इस अच्छा शब्द का कोई मायने नहीं है। मुझे यह बताओ कि तुम्हारे व्यवहार में खास बदलाव क्या आया है। दरअसल मेरा मानना है कि यदि सीखने वाले के व्यवहार में बदलाव ना आए तो यह नहीं माना जा सकता कि उसने वास्तव में सीखा है। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। उस कैदी ने मुझसे कहा कि अब वह हर रोज बाइबल पढ़ता है। तब मैंने उससे पूछा कि बाइबल पढ़ने का उस पर क्या असर पड़ता है। उसने जवाब दिया कि अब वह खुद अपने साथ और दूसरों के साथ बेहतर महसूस करता है। ऐसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने उससे कहा, यह तो ठीक बात है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि जेल से छूटने के बाद तुम क्या करोगे। उसने मुझसे कहा कि वह समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनने की कोशिश करेगा। मैंने सवाल दोहराया तो उसने फिर वही जवाब दिया। मैंने उससे एक बार फिर पूछा, जेल से छूटने के बाद तुम क्या करोगे। जाहिर सी बात है कि मैं उससे अलग जवाब की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस बार उसने गुस्से से भरी हुई आवाज में जवाब दिया, मैं समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनूंगा। तब मैंने उसे बताया कि उसके पहले के जवाब और इस बार के जवाब में एक शब्द का अंतर था। पहले उसने कहा था, मैं बनने की कोशिश करूंगा, पर इस बार उसने कहा है, मैं बनूंगा। इन दोनों शब्दों में कोशिश शब्द का फर्क था। हम कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं, वह कोशिश शब्द उसकी जेल वापसी के लिए दरवाजे को खुला रखता। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। हमारी बातचीत सुन रहे कैदी ने मुझसे पूछा, शिव, क्या तुम्हें यह सब करने के लिए क्या मिलते हैं। मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ पर जो भावनात्मक संतुष्टि मिल रही है वह पैसे से ज़्यादा कीमती है। तब उसने पूछा,
तुम यहाँ क्यों आते हो? मैंने कहा, मैं अपने स्वार्थ की वजह से आता हूँ। मैं इस दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाना चाहता हूँ। इस तरह की असंतुष्टि लाभदायक होती है। संक्षेप में कहा जाए तो हम व्यवस्था में जो लगाते हैं हमको हमेशा उसका पुरस्कार भी मिलता है, और कई बार तो वह हमारे लगाए गए से बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हमको लगाते समय बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। एक और कैदी ने कहा, लोग जो करते हैं वह उनका निजी मामला है। अगर कोई नशीली दवाएं लेता है तो उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम उन्हें उनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते हो? मैंने जवाब दिया, मेरे दोस्त, हालांकि मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, फिर भी मैं तुम्हारी यह बात मान लूंगा कि उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन क्या तुम मुझे गारंटी दे सकते हो कि जब भी कोई नशीली दवाएं खाकर कार चलाएगा तो उसकी कार केवल पेड़ से टकराएगी? तुम इसकी गारंटी दो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। अगर तुम यह गारंटी नहीं दे सकते कि उस कार से टकराकर मैं या हमारे बच्चे मौत के शिकार नहीं बनेंगे, तो फिर मेरा यकीन करो कि उस बात से मेरा संबंध है। मुझे यह आदमी को सड़क से दूर रखना होगा। अभी आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। धन्यवाद। यह मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। इस एक जुमले ने फायदे से कहीं अधिक नुकसान किए हैं। लोग शब्दों की सच्ची भावना की अपेक्षा कर देते हैं और उसका मतलब अपनी सुविधा के अनुसार निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों ने इस जुमले को स्वार्थ से जोड़ दिया है, जिसका बुरा असर न केवल उन पर बल्कि उनके आसपास के माहौल पर पड़ता है। ये लोग भूल जाते हैं कि हम अलग थलग नहीं रहते हैं। आप जो करते हैं उसका असर मुझ पर पड़ता है और मैं जो करता हूं उसका असर आप पर पड़ता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें यह महसूस करना होगा कि इस धरती में हम सभी की साझेदारी है। हमें जिम्मेदारी से व्यवहार करना सीखना होगा। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, देने वाले और लेने वाले। लेने वाले अच्छा खाते हैं और देने वाले अच्छी तरह सोते हैं। देने वालों में ऊंचे दर्जे की आत्मसम्मान की भावना होती है। उनका नजरिया सकारात्मक होता है। ऐसे लोग समाज की सेवा करते हैं। समाज की सेवा करने से मेरा मतलब राजनीतिज्ञ बन बैठ उन घटिया दर्जे के पाखंडी नेताओं से नहीं है, जो दूसरों की सेवा करने का नाटक करते हुए खुद अपनी सेवा करते हैं। इंसान होने के नाते लेन देन हम सबको करना पड़ता है, लेकिन ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला स्वस्थ शख्सियत वह होता है जिसे केवल लेने की ही नहीं बल्कि देने की भी आवश्यकता महसूस होती है। एक आदमी अपनी नई कार धो रहा था, तभी उसके पड़ोसी ने पूछा, आपने यह कार कब खरीदी? उस आदमी ने जवाब दिया, इसे मेरे भाई ने दिया है। पड़ोसी ने कहा, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। इस पर उस आदमी ने कहा, आपको यह सोचना चाहिए था कि काश मेरा कोई ऐसा भाई होता। पड़ोसी की पत्नी उनकी बातचीत सुन रही थी। उसने बीच में टोककर कहा, मैं सोचती हूँ कि काश मैं वो भाई होती। यह सोचने का कितना सकारात्मक नजरिया है। छठा कदम, नकारात्मक असर से बचें। स्टेप 6, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। आजकल के नवयुवक यानी कि टीनेजर्स बड़े लोगों के व्यवहार और मीडिया से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। साथियों का दबाव केवल बच्चों और किशोरों पर ही नहीं बल्कि बड़े लोगों पर भी असर डालता है। स्वाभिमान की कमी की वजह से लोगों में नहीं धन्यवाद कहकर बुरे असर से दूर रहने की हिम्मत नहीं होती है। ये नकारात्मक प्रभाव क्या है? नकारात्मक सोच वाले लोग यानी कि नेगेटिव पीपल। एक चील का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया और बाकी अंडों के साथ मिल गया। समय आने पर अंडा फूटा। चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद यह सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती थी। वह जमीन खोदकर अनाज के दाने चुगता और मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता। वह कुछ फीट से अधिक उड़ान नहीं भरता था क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है? मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है। वह एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकते क्योंकि तुम तो मुर्गी हो।
चील के बच्चे ने बिना सोचे विचारे मुर्गी की बात को मान लिया। वह मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ ही मर गया। सोचने की क्षमता न होने के कारण वह अपनी विरासत को खो बैठा। उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर वह दिमागी रूप से हार के लिए तैयार हुआ था। अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अधिकतर लोगों के लिए यही बात सच है। जैसा कि ओलिवर बेडहॉल-हेम्स ने कहा है, हमारे जिंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि ज्यादातर लोग मन में कुछ करने की इच्छा लिए ही कब्र में चले जाते हैं। हमें अपनी ही दूरदर्शिता की कमी की वजह से ही बेहतरी हासिल नहीं कर पाते हैं। अगर हम चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो हमको चील के तौर तरीके को सीखना होगा। अगर हम खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। अगर हम चिंतकों के साथ जुड़ेंगे तो चिंतक बन जाएंगे। यदि हम देने वाले हाथों के साथ रहेंगे तो देने वाले बन जाएंगे। और अगर हम नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। जब कोई जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है तो तुच्छ लोग उस पर कीचड़ उछालते हैं और उनकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। हम जब खुद को ऐसे तुच्छ लोगों से उलझने से बचा लेते हैं तो हम जीत जाते हैं। मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है कि जब कोई हम पर हमला करे तो उसे रोकने के बजाय अपनी जगह से हट जाइए। क्यों? इसलिए कि रोकने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। उसका इस्तेमाल और बेहतर कामों के लिए क्यों ना किया जाए? तुच्छ लोगों से उलझने के लिए हमको उनके स्तर तक नीचे उतरना पड़ता है और वे यही चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करके हम उनमें से एक बन जाते हैं। नकारात्मक लोगों को अपने मकसद में कामयाब मत होने दीजिए। खुद को नीचे मत गिराइए। याद रखिए कि किसी आदमी का चरित्र केवल इस बात से नहीं आंका जा सकता कि वह किसी सोहबत में रहता है, बल्कि इस बात से आंका जाता है कि वह किन लोगों की संगत नापसंद करता है। धूम्रपान, नशीली दवाएं और अल्कोहल, स्मोकिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल। मेरे शराब ना पीने की एक वजह यह है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कब अच्छा समय बिता रही हूँ। लेडी एस्टर। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। शराब पीने के बाद आदमी के दिल, दिमाग और कोई रोक टोक नहीं रह जाती और वह मनमानी हरकतें करने लगता है। सफर के दौरान मैंने देखा कि कुछ देशों में शराब पीना वक्त बिताने का जरिया बन गया है। अगर हम शराब नहीं पीते हैं तो वे हमें इस तरह देखते हैं जैसे कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। उनका आदर्श यानी कि मोटो यह है, अगर हमारी स्कॉच अच्छी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी अंग्रेजी कितनी बुरी है। अगर कोई बैंकर उनसे पूछे कि आपकी नकद संपत्ति यानी कि लिक्विड एसिड क्या है तो वे स्कॉच की बोतल खोल देंगे। उनका आदर्श यानी कि मोटो यह है, अगर हमारी स्कॉच अच्छी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी अंग्रेजी कितनी बुरी है। अगर कोई बैंकर उनसे पूछे कि आपकी नकद संपत्ति यानी कि लिक्विड एसेट क्या है तो वे स्कॉच की 2 बोतलें खोल देंगे। आज के दौर में शराब और सिगरेट पीना शान की बात मानी जाने लगी है। इसकी शुरुआत करते वक्त आदमी सोचता है, पहली बार तो पी रहा हूँ। अगर हम लोगों से पूछें कि वे अल्कोहल यानी कि शराब या नशीली दवाइयाँ क्यों लेते हैं तो वे हमको जश्न मनाने, मजा लेने, दिक्कतों को भुलाने, तनाव दूर करने, तजर्बा करने, दूसरों पर रौब डालने। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। शराब पीना बिंदास होने की निशानी है। खुद को फैशनेबल साबित करने, मेलजोल बढ़ाने और व्यापारिक मकसद जैसी कई बहाने गिना देंगे। लोग खुद को साथियों की मांग के मुताबिक डालना चाहते हैं। मुझे ताज्जुब होता है, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? बस एक जाम सफर के लिए, केवल एक जाम मेरी सेहत के लिए, जैसे जुमले की वजह से साथियों के दबाव में कैसे आ जाते हैं। सामाजिक दबाव की वजह से शराब पीने वाले के अंजाम को इस कविता में बहुत अच्छी तरह दर्शाया गया है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए शराब खानों में पी, मैंने तुम्हारी सेहत के लिए घर में पी, मैंने तुम्हारी सेहत के लिए इतनी बार पी है कि पीते पीते मैंने अपनी ही सेहत खराब कर ली है। शराब पीकर गाड़ी चलाने से
जिंदगी चली जाती है। अभी आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। धन्यवाद। जेरी जॉनसन ने अपनी किताब इट्स किलिंग आवर किड्स के 15वें पेज नंबर में अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि वहां अस्पतालों में दाखिल होने वाले आधे से अधिक मामले अल्कोहल से जुड़े होते हैं। नेशनल सेफ्टी काउंसिल के 1989 के दुर्घटना तथ्य संस्करण यानी कि एक्सीडेंट फैक्ट एडिशन के मुताबिक अमेरिका में अल्कोहल पीने की वजह से हर 60 सेकंड में एक दुर्घटना हो जाती है। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अश्लील साहित्य यानी पोर्नोग्राफी। अश्लील साहित्य महिलाओं और बच्चों को इंसान के स्तर से गिराने का जरिया है। अश्लील साहित्य की वजह से कुछ पॉइंट्स। पहला, महिलाओं को इंसानी नजरिए से नहीं देखा जाता। दूसरा, बच्चों का यौन शोषण होता है। तीसरा, शादियां टूटती हैं। चौथा, यौन हिंसा बढ़ती है। पांचवा, नैतिक मूल्यों को मखौल उड़ता है। छठा, व्यक्ति, परिवार और समाज नष्ट होते हैं। अमेरिका में हर 46 सेकंडों में किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। नेशनल विक्टिम सेंटर क्राइम विक्टिम रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर 1992 बलात्कार करने वालों में से 86% लोगों ने स्वीकार किया है कि वे अश्लील साहित्य नियमित रूप से पढ़ते रहे हैं। उनमें से 57% लोगों ने यह भी माना है कि यौन अपराध करते समय उन्होंने अश्लील साहित्य में बयान किए गए दृश्यों की नकल की थी। अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डॉक्टर विलियम मार्शल 1988। यह देखकर दुख होता है कि कुछ लोग पैसा कमाने के लिए इतना गिर जाते हैं कि अश्लील साहित्य की बिक्री को अपना पेशा बना लेते हैं। नकारात्मक फिल्में एंड टेलीविजन कार्यक्रम, नेगेटिव मूवीज एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स। आजकल के बच्चों के नज़रिए और मूल्यों पर किसी और के बजाय फिल्में और टेलीविजन कार्यक्रमों का ज़्यादा असर पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका में बच्चे हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते 20,000 घंटों के टेलीविज़न कार्यक्रम देख चुके होते हैं और उनकी आंखों के सामने से 5,000 हत्याओं के दृश्य और अल्कोहल से संबंधित 1,00,000 विज्ञापन गुजर चुके होते हैं। इन टेलीविज़न कार्यक्रमों और विज्ञापनों से संदेश मिलता है कि शराब पीना मौज बस्ती है, सिगरेट पीना शान की बात है और नशीली दवाइयों का तो जमाना है। अगर अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। टेलीविज़न, धारावाहिक और कार्यक्रम तथा फिल्में शादी से पहले के और शादी के बाद पराये स्त्री पुरुष के साथ कायम होने वाले शारीरिक संबंधों को बड़े लुभावने अंदाज में पेश करते हैं। इसलिए अगर रिश्तों में प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट की कमी दिखाई है तो तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें इस बात पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। कच्चे दिमाग वाले लोग मीडिया में देखी सुनी चीज़ों को ही अपने मानक यानी कि स्टैंडर्ड और मापदंड यानी कि बेंचमार्क बना लेते हैं। वैसे एक हद तक इन चीज़ों का असर हम सब पर होता है। गाली गलौज के इस्तेमाल से यह लगता है कि ये एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले के पास शब्दों की कमी है। गाली गलौज के इस्तेमाल से यही लगता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले के पास शब्दों की कमी है, वह खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसमें आत्म अनुशासन की कमी है। रॉक संगीत यानी कि रॉक म्यूजिक। कुछ लोकप्रिय गीत अश्लील हैं। हम जो संगीत सुनते हैं या कला के जिन पर्सनों को देखते हैं वह हमारे अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस मन पर असर डालते हैं। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। 7वां कदम, जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। स्टेप 7, लर्न टू लाइक द थिंग दैट नीड टू बी डन। जो जरूरी है उसे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम पसंद करें या नापसंद पर वे हमें करने ही पड़ते हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की देखभाल हर हाल में करती है। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें उसे हमेशा सुख मिलता हो, बल्कि कई बार तो यह तकलीफ देह हो सकता है। लेकिन
हम ऐसे जरूरी कामों को पसंद करना सीख लें तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। 8वां कदम, अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे सकारात्मक काम से करें। स्टेप 8, स्टार्ट योर डे विद समथिंग पॉजिटिव। सुबह के वक्त सबसे पहले कोई अच्छी चीज पढ़ें या सुने। रात में अच्छी तरह सोने के बाद हमारा तनाव दूर हो चुका होता है। रात में अच्छी तरह सोने के बाद हमारा तनाव दूर हो चुका होता है और हमारा अवचेतन मन किसी बात को बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है। इससे दिन भर के लिए एक लय बन जाती है और हमारी दिमागी सोच का ताना बाना सही रूप ले लेता है, जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा बन जाता है। खुद में बदलाव लाने के लिए हमें सोचे समझे ढंग से कोशिश करनी होगी और पूरे संकल्प के साथ हमारे विचार और व्यवहार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। सकारात्मक विचार और व्यवहार को अपनाने का अभ्यास रोज करें और इसे तब तक जारी रखें जब तक यह आदत ना बन जाए। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसकी शुरुआत फौरन करें। अगर आप अब तक बताए जा चुके 8 तरीकों पर अमल करें तो विजेता बन जाएंगे। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जीतने वाला बना हारने वाला। विनर्स वर्सेस लूजर्स। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। जीतने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम होता है, हारने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना। जीतने वाला कहता है मैं आपके लिए यह काम कर देता हूँ, हारने वाला कहता है यह मेरा काम नहीं है। जीतने वाले के पास हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, हारने वाले के पास समस्या है हर समाधान के लिए। जीतने वाला कहता है मुश्किल होने के बावजूद यह काम किया जा सकता है, हारने वाला कहता है इस काम को किया जा सकता है पर यह बहुत मुश्किल है। कोई गलती करने पर जीतने वाला कहता है मैं गलत था, हारने वाले से कोई गलती होती है तो वह कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। जीतने वाला वचनबद्ध होता है, हारने वाला खोखले वादे करता है। जीतने वाले की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं, हारने वाले के पास खोखली योजनाएं होती हैं। जीतने वाला कहता है मुझे कुछ करना है, हारने वाला कहता है कुछ होना चाहिए। जीतने वाला टीम का हिस्सा होता है, हारने वाला टीम के हिस्से करता है। जीतने वाला लाभ को देखता है, हारने वाला तकलीफ को देखता है। जीतने वाला संभावनाओं को देखता है, हारने वाला समस्याओं को देखता है। जीतने वाला सभी की जीत के सिद्धांत में विश्वास करता है, हारने वाला मानता है कि जीतने के लिए किसी को हराना जरूरी है। जीतने वाला आने वाले कल को देखता है, हारने वाला बीते कल को देखता है। जीतने वाला स्थिर स्वभाव वाले तपस्थ्यायी जैसा होता है, हारने वाला तापमापी जैसा होता है। जीतने वाला सोच कर बोलता है, हारने वाला बोल कर सोचता है। जीतने वाला विनम्र शब्दों में कड़े तर्क पेश करता है, हारने वाला कड़े शब्दों में कमजोर तर्क पेश करता है। जीतने वाला बुनियादी मूल्यों यानी वैल्यूज पर मजबूती से टिका रहता है पर छोटी मोटी चीजों पर समझौता कर लेता है। हारने वाला छोटी छोटी बातों पर अड़ जाता है लेकिन मूल्यों पर समझौता कर लेता है। जीतने वाला दूसरों की भावनाओं को महसूस करने में विश्वास करता है, वह मानता है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा व्यवहार की उम्मीद हम दूसरों से अपने लिए नहीं करते। हारने वाला इसमें विश्वास करता है कि दूसरे हमारे साथ कुछ करें उससे पहले ही तुम वह काम उसके साथ कर दो। जीतने वाला काम को अंजाम देता है, हारने वाला काम के होने का इंतजार करते हैं। जीतने वाला जीतने की योजना बनाते हैं और तैयारी करते हैं, तैयारी ही मूल मंत्र है। जरूरी कदम, एक्शन स्टेप्स। असफल होने पर आप निराश हो सकते हैं लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आपका नाश हो जाएगा। अरे अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं इस अध्याय को उन 8 कदमों को दोहरा के समाप्त करता हूं जिनके बारे में चर्चा की जा चुकी है। पॉइंट पहला, अच्छी चीजों की तलाश करें। दूसरा, हर काम फौरन करने की आदत डालें। तीसरा, एहसानमंद होने का नजरिया बनाएं। चौथा, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम तैयार करें। 5वां,
अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें। छठा, नकारात्मक असर से दूर रहें। सातवां, जो काम जरूरी है उन्हें पसंद करने की आदत डालें। आठवां, अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। आपने इस पूरे चैप्टर को तो समझा, लेकिन अगर आपने इस एक्शन प्लान यानी कि कार्य योजना पर काम नहीं किया तो इसको समझना बेकार हो जाएगा। जिसमें पहला पॉइंट है, इन 8 कदमों को एक 3-5 के इंडेक्स कार्ड पर लिखें और 21 दिन तक रोज पढ़ें। इसे पढ़ने के बाद अगले 30 मिनट तक आगे दिए गए सवाल का जवाब सोचें। दूसरे पॉइंट में हमें करना है, आप इनमें से हर कदम का घर, काम की जगह, समाज में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। पॉइंट तीसरा, आप खुद में जिन बदलाव को लाना चाहते हैं उनकी सूची बनाएं। पॉइंट चौथा, उसके बाद उनमें से हर बदलाव की वजह से खुद और दूसरों को होने वाले फायदे की सूची बनाएं। पॉइंट पांचवा, अंत में एक टाइम टेबल बनाएं और उन बदलावों को लाने का संकल्प लीजिए। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा सफलता, जीत हासिल करने के तरीके। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर डीएम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद। फ्री बुक